तो अब हम लोग बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। स्केलेटन की बात हो गई, अब जॉइंट्स। तो पहले तो ये समझो कि भाई जॉइंट है क्या। तो जॉइंट के लिए ना बार बार आपके सामने एक वर्ड जरूर आएगा जो है आर्टिक्यूलेशन। क्या वर्ड आएगा? आर्टिक्यूलेशन। आर्टिक्यूलेशन का मतलब जॉइंट बनाना। जैसे मैं बोलूं ह्यूमरस आर्टिक्यूलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी, है ना, या मैं बोलूं अल्ना आर्टिक्यूलेट्स विद द ह्यूमरस, या रिस्ट बोन्स आर्टिक्यूलेट विद द रेडियस अल्ना। ये बेसिकली आर्टिक्यूलेट मतलब जॉइंट बनाना, ये वर्ड समझ लेना जरा बेसिकली। जॉइंट्स है क्या? दो बोन्स के बीच का जो कनेक्शन है, किसी भी दो बोन्स के बीच का जो कनेक्शन है, जो इंटरफेस है, जो बॉर्डर है, वो बेसिकली जॉइंट्स है सिंपल भाषा में। जैसे कि यहां पर एक बोन खत्म हुई, दूसरी बोन चालू हुई, तो इन दोनों के बीच में जो जहां पर जाके ये रास्ता खत्म हुआ उसको अपने बोल दिया जॉइंट, ठीक है। द लैटिन वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जॉइंट ओरिजिनेट्स इज आर्थ्रो। क्या? जॉइंट का मतलब क्या है? आर्थ्रो। आर्थ्रो, कुछ लोग इसको ऑर्थो भी कहते हैं, ठीक है ना, बट अपन आर्थ्रो जो टेक्निकल टर्म है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आर्थ्रो ये समझोगे तो क्या, ये वर्ड देखोगे तो क्या समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है बच्चा लोग? जॉइंट की। जैसे कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो का मतलब बोन, ठीक उसी तरह आर्थ्रो का मतलब जॉइंट। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। सो जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज और कार्टिलेज, राइट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, जॉइंट्स एक्ट एज द फल्क्रम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। फिजिक्स में आप लोगों ने लिवर एंड फल्क्रम के बारे में पढ़ा होगा, आई एम अज्यूमिंग। यस, सबने पढ़ा है फिजिक्स में लिवर एंड फल्क्रम मैकेनिज्म के बारे में? बोलो हाँ या ना, है ना, लिवर एंड फल्क्रम मैकेनिज्म। अब बोलोगे सर फिजिक्स का लिवर एंड फल्क्रम आप बायोलॉजी में कहां घुसा रहे हो? यही तो साइंस है, द ब्यूटी ऑफ साइंस इज दैट ओनली। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे एक सिंपल सी मूवमेंट करनी है। जैसे मुझे मेरा ये जो हाथ है, ये आर्म, ये अपर आर्म, बताया ना, आर्म अपर आर्म। आर्म को ऊपर ऐसे खींचना है मेरे को, ये मेरा हाथ ऐसे मोड़ना है, सिंपल काम है, ठीक है। कौन सी मसल काम कर रही है? करके देखो। अपना हाथ यहां रखो, अपनी मसल पे, इस पे बाइसेप पे रखो। बाइसेप, इसको बाइसेप बोलते हैं, तो सब गधे को भी हर गधे को भी पता होगा, इसको बाइसेप बोलते हैं। बाइसेप पे हाथ रखो, हाथ को ऐसे मोड़ो, बाइसेप हिलती हुई दिख रही है, मालूम पड़ रही है? बाइसेप मोटी पतली हो रही कि नहीं हो रही? देखो, हो रही है ना। अच्छा, इसका मतलब कि बाइसेप का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फोर्स कौन लगा रहा है? बाइसेप लगा रहा है। समझ में आ रही बात? फोर्स कौन लगा रहा है? बाइसेप लगा रहा है। कैसे खींच रहा है इसको? इस मसल को ऐसे, इस बोन को ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होके इस बोन को अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, तब मूवमेंट हुआ। मूवमेंट का पॉइंट कहां से? एल्बो जॉइंट से। यस और नो? कहां पे मुड़ा? एल्बो जॉइंट पे मुड़ा। मुड़ा कि नहीं मुड़ा? यस और नो? बेंडिंग कहां हुई? एल्बो जॉइंट। अच्छा, यहां पे अगर ये मूवमेंट मुझे करनी हो, बेंडिंग कहां हुई? रिस्ट जॉइंट पे हुई कि नहीं हुई? गधे बच्चों, हुई ना? इसको ऑब्जर्व करो। अगर मुझे उंगली ऐसे मोड़नी है, इस जॉइंट पे मोड़नी है, मेरे को मेरी फिंगर मुझे ऐसे मोड़नी है, इमेजिन करो इधर से इधर एक धागा बांधा और मैं ऐसे खींच रहा हूं, क्या ये मुड़ेगा? हाँ या ना? कहां पे मुड़ेगा? जॉइंट पे। यस। तो कहना है इससे कि फोर्स जब मैं लगा रहा हूं तो जॉइंट एक्ट्स एज फल्क्रम, जहां से बेंडिंग हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। फिजिक्स में यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, यहां फोर्स लगाओ, यहां पे मूवमेंट होगी, और पॉइंट, फिक्स पॉइंट कौन सा रहेगा? फल्क्रम रहेगा। ठीक उसी तरह मसल फोर्स लगाएगा, बोन मूव होगी, और फिक्स पॉइंट क्या रहेगा? जॉइंट रहेगा। कैन यू ऑल इमेजिन दिस? यस और नो? एमसीक्यू के लिए ऐसा लिखोगे कि फोर्स कौन लगा रहा है आपकी? फोर्स आपकी मसल लगा रही है। फोर्स कौन लगा रहा है? मसल लगा रही है। और फल्क्रम कौन है आपका? फिक्स पॉइंट कौन है? फल्क्रम आपका जॉइंट। क्लियर हो गई बात? और ये एमसीक्यू पॉइंट आप मार्क करके रखेंगे डायरेक्ट आपके नीट एग्जाम के लिए। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपकी बॉडी का हर एक जॉइंट
इक्वली मूव होता है कि कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा मूव होता है? क्या लगता है? ऑब्वियसली सारे जॉइंट्स एक जैसे मूव नहीं होते। करके देखो, शोल्डर जॉइंट पूरा घूमता है ना? एल्बो जॉइंट यहां तक आता है फिर रुक जाता है ना, हाथ सीधा इसके आगे करने जाओगे तो टूट जाएगा ना, इसके आगे एंगल नहीं जाएगा ना। रिस्ट जॉइंट, तुम में से तुम्हारे कोई ना कोई दोस्त जरूर होंगे जो ऐसे वो करतब दिखाते हैं बचपन में स्कूल में, है ना, कि मेरा उंगली ना यहां तक टच होता है, हो गया ना? ऐसे होते हैं ना हर क्लास में नमूने, राइट? कुछ होते हैं जिनके कान हिलते हैं। मैं नॉर्मल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। नॉर्मल मूवमेंट में क्या तुम्हारी रिस्ट इससे ज्यादा पीछे जाएगी? नहीं। क्या तुम्हारा एल्बो इससे ज्यादा खुलेगा? नहीं। मतलब ये बात तो फिक्स है कि हर जॉइंट की मूवमेंट अलग अलग तरीके की है, सबकी एक जैसी नहीं है। बोलो हाँ या ना, है ना? तो जॉइंट्स को हम लोग मूवमेंट के हिसाब से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सिंपल 3 कैटेगरीज कौन सी है? एक, इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, 2 बोन ऐसी जोड़ दी कि बस अब वो जुड़ गई, अब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये पहली कैटेगरी। बात समझ में आई? सेकेंड कैटेगरी इज पार्शियल मूवमेंट, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट अलाउड है। सेकेंड कैटेगरी क्या है? पार्शियल मूवमेंट है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट अलाउड है, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी इज फ्रीली मूवेबल। जैसे मेरा हाथ ये जो है, ये मेरा शोल्डर जो है, ये फ्रीली मूवेबल है। ये मेरा पूरा नेक जो है ये फ्रीली मूवेबल है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। करेक्ट? यस और नो? तो मेरे पास जॉइंट्स की 3 सिंपल कैटेगरी आपको समझ में आई बच्चों? कौन सी? नॉट मूवेबल, पार्शियली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। बोलो यस और नो? समझो, इमूवेबल, पार्शियली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल को आप टेक्निकल टर्म्स में, बायोलॉजिकल टर्म्स में कहोगे सिन आर्थरोसिस। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना, क्या बोलोगे? सिन आर्थरोसिस। एम्फी, एम्फी मतलब समझते हो ना? एम्फी का मतलब दोनों ना, एम्फी का मतलब पार्शियल ना, आधा आधा, एम्फीबियन, लैंड वाटर, पता ही आपको। एम्फी आर्थरोसिस। क्या ये लॉजिकल लग रहे नाम की रट्टा मारने पड़ेंगे? लॉजिकल है कि रटने वाले नाम है? क्या लगता है? लॉजिकल नाम है। और लास्ट वाला है डाया आर्थरोसिस। लास्ट वाला है डाई आर्थरोसिस। तो सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस एंड डाई आर्थरोसिस। सिन का मतलब होता है फ्यूज टुगेदर। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वैसे सिन और सिम, ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर, फ्यूज। तो दो बोन अगर ऐसे जोड़ दिए कि वो बस अब फ्यूज हो गए। ऐसा एग्जांपल मैंने कहां दिया था आपको कि ऐसी हड्डी जो फ्यूज हो गई, अब ये हिलेगी नहीं जगह से। याद है किसी को? मैंने आपको स्कल बोन्स का एग्जांपल दिया था। स्कल के अलग अलग बोन्स फ्यूज होके एक पूरा अक्खा स्ट्रक्चर बन गया। बना कि नहीं बना? क्या वो मूव हो रहा है? नहीं। तुम क्या अपना फ्रंटल बोन अलग से हिला सकते हो? क्या फ्रंटल बोन अलग से हिला सकते हो पैराइटल से अलग करके? जब तक मैं स्कल फोड़ के पूरा अलग ना करूं तब तक नहीं कर सकते ना बच्चों। फ्यूज्ड है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इमूवेबल जॉइंट। समझ में आया? इजी है? पार्शियली मूवेबल थोड़ा थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है, और फ्रीली मूवेबल कंप्लीटली आपका मोबाइल जो है वो जॉइंट। ये हुआ आपका बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मूवमेंट। अब जरा थोड़ा और डिटेल में जाके अपन समझते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का जो फंडा है वो क्या है। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। और बोलोगे सर आपने तो 3 नाम अलग बताए थे। अगेन उन तीनों के और डिफरेंट नेम्स है, ध्यान से देखना, फोकस करना। फाइब्रस जॉइंट्स do not allow any movement. Fibrous joint do not allow any movement. तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं सिन आर्थरोसिस, वही जो मैंने अभी लिखवाया? बोलो हाँ या ना? फाइब्रस जॉइंट्स आर द सेम एज सिन आर्थरोसिस। एग्जांपल आपको क्या दिया है? देखो पिक्चर में दिख रहा है, स्कल का जॉइंट, दो स्कल बोन्स का जॉइंट कौन सा है? सिन आर्थरोसिस है।
यस बच्चा लोग, यस। इसके अंदर भी 3 फर्दर क्लासिफिकेशन, उसमें मैं आऊंगा अभी। सेकेंड फंडा आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो पार्शियली कभी कभी मूवमेंट अलाउ करता है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था थोड़ी देर पहले, कौन सा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या प्यूबिक सिम्फाइसिस दिन भर ऐसे हिलते डुलते रहता है आपका? नहीं ना, स्पेसिफिक सिचुएशन में ही मूवमेंट अलाउ करता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया चाइल्ड बर्थ के वक्त, यस और नो, राइट? तो वो पार्शियली मूवेबल है, जब बहुत जरूरत पड़ेगी तभी ही वो मूव करेगा, ठीक है? सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस अभी एग्जांपल दिया, जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस का एग्जांपल है, ठीक है? और तीसरा जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट था, उसका टिपिकल नेम इन बायोलॉजी इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। आई वांट एवरीबॉडी टू रिपीट दिस, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर कॉल्ड डायआर्थरोसिस। यस, उसका टिपिकल बायोलॉजिकल नेम क्या है? क्या नाम है? साइनोवियल जॉइंट्स। तो कोई आपको पूछेगा कि साइनोवियल जॉइंट्स आर विच टाइप ऑफ जॉइंट्स, तो क्या बोलोगे? दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स आर विच टाइप ऑफ जॉइंट्स बच्चों? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? इन तीनों के ऑल्टरनेटिव नाम क्या बोले हमने? सिनार्थ्रोसिस बोला, इसको क्या बोला? फाइब्रस जॉइंट भी बोला, बोलो हाँ या ना। इसको हम लोग ने कार्टिलेजिस जॉइंट भी बोला। एम्फी को हमने दूसरा नाम क्या बोला? कार्टिलेजिनस जॉइंट, यस। और डायआर्थरोसिस को हमने क्या बोला? साइनोवियल जॉइंट बोला। ये भी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज मेनली हो गई आपके डिग्री ऑफ मूवमेंट पे। अब जरा देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी आगे क्या बोलता है। एनसीईआरटी आगे, तो एनसीईआरटी में तो जॉइंट्स को लोग ने एक ही पैराग्राफ में उड़ा दिया, ठीक है ना? ठीक है, ज्यादा उसके बारे में बात ही नहीं की है, बट उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कई बार। तो फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं वो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। एग्जाम्पल है स्कल बोन्स जो फ्यूज्ड हैं। स्कल बोन्स जो है वो फ्यूज्ड हैं, और स्कल बोन्स के बीच पे जो ये ऐसे लाइंस जो होती है ना, जैसे आपका ये स्कल का बोन है, ठीक है, आपका ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, तो इसके बीच में जो लाइंस है ना वो ऐसी है। जैसे आप लोगों ने अगर देखा हो क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, सीजन बॉल, उसके ऊपर सीम नहीं होती, वो धागे से बनाई हुई है ना, वैसे आपको जॉइंट दिखेगा, ऐसे 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 जॉइंट दिखेगा। इस जॉइंट का खास नाम है, इसका नाम है सूचर। क्या नाम है? सूचर, नॉट सुटूरे। जैसे फ्यूचर होता है ना, नेचर होता है, वैसे ये क्या है? सूचर। तो कोई आपको पूछेगा स्पेसिफिकली, ध्यान से सेंटेंस को सुनना, द नेम ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द स्कल बोन्स इज कॉल्ड सूचर। क्या ये बात समझ में आई? द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द स्कल बोन्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड सूचर। सारे स्कल बोन्स एक साथ मिलते हैं, सब एक दूसरे से सूचर से जुड़ जाते हैं, और पूरा का पूरा क्रेनियम यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रेन बॉक्स है वो बन जाता है। क्लियर बात? यस। सेकेंड कैटेगरी थी एम्फीआर्थरोसिस, यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, है ना। इसमें क्या होता है? बोन्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। एग्जाम्पल, द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे। क्या इसको हम लोगों ने कार्टिलेजिनस डिस्क का नाम दिया था? याद है सबको ये बच्चों? मैंने आपको जब वर्टिब्रल कॉलम सिखाया तो मैंने आपको बोला था कि 2 वर्टिब्रे के बीच में क्या होती है? कार्टिलेजिनस डिस्क्स होती है, इसलिए वो स्लिप डिस्क हो जाता है ना, 2 वर्टिब्रे के बीच में स्लिप डिस्क हो जाता है। लोगों को सुना होगा, मैंने बताया ये। तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम में फ्री मूवमेंट है कि लिमिटेड मूवमेंट है बच्चा पार्टी? वर्टिब्रल कॉलम में लिमिटेड मूवमेंट है। यस, दैट इज बिकॉज 2 वर्टिब्रे के बीच में क्या है? कार्टिलेजिनस डिस्क है। यहां तक सबको क्लियर? तीसरा जो था कैटेगरी वो था
आपका फ्रीली मूवेबल यानी कि साइनोवियल जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है कि ये दो बोन है, समझो ये बोन है, एक बोन दूसरी बोन, ये दोनों के अंदर, ये दोनों को कवर करते हुए एक छोटी सी ऐसे कैविटी बन जाती है, एक जगह बन जाती है जिसका नाम है साइनोवियल कैविटी। क्या नाम है इसका? नाम क्या है इस जगह का? ये जो मैंने येलो में मार्क की है, क्या नाम है इसका? साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड। क्या होता है बच्चों? साइनोवियल फ्लूइड होता है। और यह साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि जब भी दो बोन्स की मूवमेंट हो रही ना एक दूसरे के, मतलब दो बोन आपस में एक दूसरे के साथ में मूव हो रही है, जैसे अगर मेरा ये एल्बो बोन है, ठीक है ना, ये दोनों, मतलब कि मेरा अल्दा, रेडियस और ह्यूमरस है ना, जब ये मूवमेंट होगा कंटिन्यूअसली तो बोन आपस में घिसनी नहीं चाहिए, उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए आपके जॉइंट की। उसके लिए क्या होता है, उस साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? साइनोवियल फ्लूइड फिल किया होता है। तो कैन आई से इन सिंपल लैंग्वेज कि साइनोवियल फ्लूइड वही काम करता है जो आपके दरवाजे के हिंज में ऑयल, जैसे आप तेल डालते हो ना दरवाजे को फ्री करने के लिए, देखा होगा आप लोगों ने, आपके घर का दरवाजा कभी ऐसे जब रफ हो जाता है, अटक जाता है, तो अपन क्या करते हैं, वो जो स्क्रू है जहां पे जंग लग गई उधर थोड़ा थोड़ा क्या डाल देते हैं? ऑयल डाल देते हैं या ग्रीस डाल देते हैं, है ना, जिससे क्या हो जाता है? दरवाजा फ्री हो जाता है। देखा है सबने? यस और नो? बस वही फंडा आप यहां पर लगाओ साइनोवियल जॉइंट में। तो साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है? साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है? फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड होता है। इससे क्या होता है? इससे कोई फ्रिक्शन नहीं होता और बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होती है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। लास्ट पार्ट जो है जॉइंट्स का, यहां पर साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट के शेप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देखो यार, तुम्हारा शोल्डर भी फ्रीली मूवेबल है, तुम्हारा एल्बो भी फ्रीली मूवेबल है, तुम्हारा ये नेक भी फ्रीली सब फ्रीली मूवेबल ही है। थंब, ये थंब भी फ्रीली मूवेबल है। बट हर एक में क्या है, ये रिस्ट भी फ्रीली मूवेबल है। हर एक में शेप ऑफ द बोन इज डिफरेंट। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे आप लोग? हर एक में क्या है? शेप ऑफ द बोन इज डिफरेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इजी टू रिमेंबर। बॉल एंड सॉकेट क्या है? एक बॉल है, एक सॉकेट है, ऐसा। हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यस, तो बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? यस और नो? यस। सेकेंड इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज मीन्स अलाउज 180 डिग्री मूवमेंट। कितना? ये सीधा जाएगा 180 डिग्री से खुलेगा, इसके नीचे करने जाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हिंज जॉइंट। जैसे आपका नी या एल्बो, नी या एल्बो कैसा है? हिंज जॉइंट है। हिंज समझते हो सब लोग? ये फोटो दिख रहा है, ये है हिंज। ये आप लोग कहां देखा है? ये हिंज कहां देखा होगा? आपके कबर्ड में, दरवाजे में, डोर में, है ना। तुम्हारे जो डोर होते हैं वो एक ही साइड खुलते हैं ना, दोनों साइड तो नहीं खुलते। तो जो एक बाजू में मूवमेंट अलाउ करता है वो हिंज जॉइंट। समझा? अब मैं आपको फोटोग्राफ्स के हिसाब से बताता हूं, एनसीईआरटी में नाम तो लिखे हुए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये रहा बॉल, ये रहा बॉल, और ये कैविटी रही सॉकेट। जैसे ह्यूमरस के अंदर ग्लिनॉइड कैविटी और थाई बोन यानी फीमर के लिए एसिटाब्यूलम, ऑलरेडी बता दिया। हिंज जॉइंट एल्बो और कहां पे? नी में। एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस, आई होप एवरीबडी? यस और नो? देन यू हैव पिवट जॉइंट। पिवट, व्हाट डू यू मीन बाय पिवट? पिवट मतलब रोटेट। पिवट का मतलब क्या? पिवट का मतलब क्या? बहुत लोग इसको पाइवट भी बोलते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं? पाइवट जॉइंट। पिवट बोलना चाहिए, ठीक है ना। पिवट जॉइंट का मतलब रोटेट। आपको रोटेशनल मूवमेंट कहां होता है? ये होता है ना रोटेशनल मूवमेंट। यस और नो बच्चों? ये होता है रोटेशनल मूवमेंट। तो कैन आई से एटलांटो एक्सियल जॉइंट? क्या इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में सिखाया था? एटलांटो एक्सियल जॉइंट याद है सबको?
एटलांटो एक्सियल जॉइंट के बारे में, इसका दूसरा नाम क्या बोला था? जल्दी जल्दी बोलो सब लोग, क्या नाम बोला था? नो जॉइंट इसका नाम बताया था, बोलो हाँ या ना? नो जॉइंट है ना। क्या ये पिवट मूवमेंट है? क्या आपका हेड रोटेट हो रहा है? हाँ कि ना? क्या आपका हेड रोटेट हो रहा है? यस। कैसे रोटेट हो रहा है? ये तुम्हारा एटलस, ये तुम्हारा एक्सिस, ये ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे घूमेगा। ये एक्सिस का ये प्रोजेक्शन जो है ना, छोटू सा बोन, इसको हम लोग बोलते हैं डेंस। इसको क्या बोलते हैं? डेंस। दांत जैसा दिखता है दांत, इसलिए डेंस, डेंटल होता है ना, वैसा नाम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग मतलब स्लाइड हो रहा है। ये रिस्ट के जो बोन्स है, ये क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। स्लाइड मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट। इंटरकार्पल, दो कार्पल के बीच के जॉइंट्स कैसे हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट है। देन कॉन्डिलॉइड जॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉन्डिलॉइड टाइप का जॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज बिटवीन योर कार्पल एंड मेटाकार्पल। कॉन्डिलॉइड का मतलब कि एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है और दूसरा ऐसा फ्लैटेंड बॉल है। कॉन्डाइल, कॉन्डाइल बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लैटेंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। आपकी थंब, आपका जो थंब का जॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, आपके थंब का जो जॉइंट है वो स्पेशल टाइप का जॉइंट है जिसका नाम है सैडल जॉइंट। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? सैडल जॉइंट। सैडल समझते हो? वो घोड़े के ऊपर रख के जो बैठते हैं ना अपन, उसको सैडल बोलते हैं ना। हाँ, तो सैडल जॉइंट स्पेसिफिक, आपका सैडल जॉइंट जो है आपके थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में बनता है। कहां बनता है? थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में बनता है आपका सैडल जॉइंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में बनता है सैडल जॉइंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ये 1000 बार आया हुआ है। सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, बट मैंने आपको साथ में इमेजेस के साथ दिखाया, ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। और कुछ नए पॉइंट्स नहीं बता रहा, एनसीईआरटी की चीजें बता रहा हूं। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, डोंट वरी। पिवट जॉइंट, एटलस एक्सिस बता दिया, नो जॉइंट बन रहा है, एटलांटो एक्सियल। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये हमारा जो थंब वाला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एवोल्यूशन में ये काम आया। काम आया कि नहीं आया? हमारे एवोल्यूशन, ऑपोजिबल थंब। इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा थंब यहां ये 4 उंगली एक साइड है, अगर मेरा ये थंब एक और ऐसे यहां पे 5वीं उंगली होती और थंब नहीं होता मेरे पास, तो मैं क्या कोई चीज ग्रिप कर पाता, कोई चीज पकड़ पाता? इमेजिन करो, है ही नहीं आपके पास, थंब ही नहीं है, ये है ही नहीं, समझो, तो क्या ये आपका ग्रिप बनेगा ढंग से? ट्राई करके देख लो, नहीं बनेगा ना। तो इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ये अकेला, ये एक अंगूठा तुम्हारी पूरी एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोच सकते हो बात कितनी इंपॉर्टेंट, बड़ी बात बोल रहा हूं। ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन, तुम बंदर से यानी कि एप से इंसान बने तो क्यों बन पाए? क्यों बन पाए? तुमने टूल्स बनाए, तुमने फायर बनाया, तुमने जो भी चीजें बनाई वो कैसे बनाई? किसकी वजह से? तुम्हारे थंब की वजह से। क्योंकि अगर ऑपोजिबल थंब नहीं होता तो ग्रिप नहीं होती, ना लिख सकते, ना टूल्स बना सकते, ना हंटिंग कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। समथिंग एज सिंपल एज दिस, एक बॉटल तक नहीं उठा सकते हो, है कि नहीं? तो सैडल जॉइंट की इंपॉर्टेंस समझो बच्चों। क्या है सैडल जॉइंट की इंपॉर्टेंस? ऑपोजिबल थंब, यानी कि ये एवोल्यूशन में काम आता है। कौन सा है सैडल जॉइंट? कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब के बीच का जॉइंट। क्या ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई सब बच्चों को? कोई सवाल नहीं है? डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब है आपको लिमिटेड दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसके ऊपर मैं चाहूं तो एक एक इस पे पूरा लेक्चर ले सकते हैं, जरूरत नहीं है,
ठीक है, अगेन आपको आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस पर पीएचडी और थीसिस करने मत बैठो, ठीक है। बेसिक बातें कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कौन से केस में कौन सा डिसऑर्डर है। पहला है मायस्थीनिया ग्रेविस, नाम को ध्यान से पढ़ना और रिपीट करना मेरे साथ। क्या नाम है? मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है बच्चों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ये सवाल आएगा कि भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है सर? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी बनाने वाले जो सेल्स हैं उनका काम क्या? आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करना कि हार्म करना? प्रोटेक्ट करना। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इम्यून सिस्टम के सेल्स ही खुद डिस्ट्रॉय करने लगते हैं नॉर्मल सेल को। कितना डेंजरस कंडीशन है आप सोच सकते हो। जो तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्स, तुमने एक आदमी को बंदूक दी कि भाई तू मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बाहर से आएगा तो तू मुझे बचाना, उसने घूम के तुमको ही गोली मार दी। कितना डेंजरस है ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर दैट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स, राइट। एंड यू कैन इमेजिन कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कोई इलाज नहीं होगा, सीधी बात है कि नहीं बच्चा लोग? एंड आई विल टेल यू समथिंग रियली शॉकिंग, यू ऑल वांट टू हियर। पता है ये बीमारी किसको है, मायस्थीनिया ग्रेविस? मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अमिताभ बच्चन का नाम तो आई एम श्योर सब बच्चों ने सुना ही होगा। अमिताभ बच्चन को मायस्थीनिया ग्रेविस है, सो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू मसल इंजरी। इसमें वीकनिंग ऑफ मसल्स, वीकनिंग ऑफ योर मसल एक्टिविटी हो जाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम हार्म्स नेचुरल सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। ये मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपका जो इम्यून सिस्टम है वही आपके नेचुरल सेल्स और नॉर्मल सेल्स या टिश्यूज को हार्म करने लग जाता है। बहुत ही डेंजरस कंडीशंस होती हैं, जैसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, ऑटो इम्यून किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट यहाँ पर ऑटो इम्यून मसल डिसऑर्डर का नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। क्या करता है ये? फैटीग यानी मसल जल्दी थक जाती है, वीकनिंग यानी मसल वीक हो जाती है, और पैरालिसिस यानी कि मसल की पैरालिसिस यानी मसल में क्या हो जाता है, हिंदी में अपन लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, मसल काम नहीं कर रही है। मसल काम नहीं कर रही उसको क्या बोलेंगे? पैरालिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरालिसिस। क्लियर बात? ओके। सेकेंड है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। आपके जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से या देयर इज सम डिफेक्ट इन योर जीन्स, इन योर डीएनए, जिसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। काफी रेयर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के सारे मसल्स धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाता है यहां पर? प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। वेरी लो सर्वाइवल रेट। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिन लोगों को होती है उनका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है, बहुत ही मतलब जल्दी अर्ली डेथ हो जाती है ऐसे पेशेंट्स की, ठीक है। थर्ड है टेटनी। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज टेटनी विद टेटनस। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज टेटनी विद टेटनस। रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गलती मत करना। टेटनी और टेटनस अलग अलग चीजें हैं। लिखवा दूं? टेटनी और टेटनस। टेटनस का नाम तो सबने सुना ही होगा। टेटनस का नाम सबने सुना हुआ है? सुना है कि नहीं सुना है बच्चा लोग? जरा आपको बेसिक बता दूं टेटनस के बारे में। नाम तो सबने सुना ही है। आप लोग जब छोटे थे या अभी भी अगर चोट लगती है, कोई खास करके रस्टेड चीज लग गई या मिट्टी में कहीं गिर गए गंदी जगह पे, तो आपको तुरंत आपके पेरेंट्स लेके जाते हैं, टेटनस का शॉट लगाते हैं। टीटी बोलते हैं, टीटी, टेटनस टॉक्सॉइड, है ना। अब उसका रीजन क्या है आप लोग पूछते नहीं हो, पूछना चाहिए डॉक्टर को कि क्यों लगा रहे हो, वो बताएगा आपको। जहां पे रस्टेड चीज है या गंदी चीज है ना, वहां पर क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। क्या नाम रहता है उसका बैक्टीरिया का? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है।
किसका? टेटनस का। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इज कॉजेटिव ऑफ मलेरिया, बताया ना, सिखाया मैंने आपको, याद होगा। वैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, तो जहां पर गंदगी होती है वहां पर ये बैक्टीरिया मिलने के चांस होते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर घुस गया तो ये आपके नर्वस सिस्टम के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, न्यूरॉन्स के साथ, और ये पूरी की पूरी बॉडी को स्पाज्म कर देगा, मतलब मसल्स को अकड़ा देगा। मसल्स को क्या कर देगा? अकड़ा देगा, स्पाज्म कर देगा। इसलिए इसको, टेटनस को हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं। किसने सही बोला? क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ। आपके जबड़े का मसल ऐसे अटक गए, और इनफैक्ट ये इतनी अजीब कंडीशन है कि जबड़े का मसल अटकने के बाद ऐसा लगता है कि आप हंस रहे हो, जबकि असल में आप बहुत पेन में हो, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये ऐसा करने के बाद ऐसा लगता है कि आप you're smiling, right? Which is so weird, na? That the patient is in so much pain, but the appearance is of a smiling face. That condition is called rhizus sardonicus. ये आप लोग मेडिकल की सेकेंड ईयर पैथोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो, अभी इसके ऊपर घिसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिलहाल के लिए याद रखना, टेटनस का मतलब लग जाओ। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? हम बात कर रहे हैं टेटनी। द कंडीशन इज कॉल्ड टेटनी, दैट्स अ डिफरेंट कंडीशन। आई होप फर्क समझ में आ रहा है। टेटनस एक टाइप का इंफेक्शन है, एक टाइप की बीमारी है जो आपको एक बैक्टीरिया की वजह से होगी। क्लियर हो गया? यस। टेटनी की बात करते हैं। टेटनी इज रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम। तो टेटनी का कॉज क्या है? लो कैल्शियम इन ब्लड। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। टेटनस का कॉज क्या है बच्चे लोग? टेटनस का कॉज है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। टेटनी का कॉज कौन है? लो कैल्शियम इन ब्लड। आई होप ये बात क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना। इसको मैं बोलूं हाइपोकैल्सीमिया, तो ये इट विल मेक सेंस। हाइपो मींस लेस, हाइपर मींस मोर। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हुआ? कैल्शियम लो हो गया, जिसकी वजह से रैपिड स्पाज्म। स्पाज्म समझते हो? मसल की रैपिड कॉन्ट्रैक्शन इज स्पाज्म ऑफ द मसल। ओके। आर्थराइटिस, ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आइटिस का मतलब ही होता है स्वेलिंग, यानी कि इंफ्लेमेशन। आइटिस का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में स्वेलिंग, सूजन। बायोलॉजिकल भाषा में इंफ्लेमेशन। क्लियर? अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो वर्ड से क्या समझ में आया? बोन। ऑस्टियो वर्ड से क्या वो समझ में आया? बोन। और पोर का मतलब होल, होल्स हो गए, खड्डे हो गए। पोर का मतलब पोरोसिस, पोरोसिटी हो गई, नाम से ही पता चल रहा है। इट इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर इन, खास करके इन फीमेल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन। व्हाट इज ईस्ट्रोजन? It is the female secondary sex hormone. Yes or no? What is estrogen? It is a female sex hormone. तो होता क्या है कि फीमेल्स की बॉडी में आफ्टर द एज ऑफ 45, मतलब मेनोपॉज के बाद, ईस्ट्रोजन सिक्रीट होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स वीक हो जाती है। बोन्स के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स यानी कि होल्स हो जाते हैं, तो बोन का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बोन में पेन होना शुरू हो जाता है या जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। आपने ये जरूर देखा होगा आपके घर में, अगर आपकी दादी वगैरह हैं, ठीक है, जैसे अगर आप देखो मेल और फीमेल में कंपेयर, दादा दादी के बीच में कंपैरिजन करोगे तो दादी को ज्यादा आप नोटिस करोगे कि जॉइंट पेन, घुटने में दर्द, पैर में दर्द ज्यादा रहता है। देखा है आप लोगों ने? कंपैरेटिवली ऑलवेज। क्यों? फीमेल्स में जनरली बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ ईस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू का पॉइंट है। और अगर बोन पोरस हो गई, वीक हो गई, तो फ्रैक्चर होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। यस और नो? फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज्यादा है। हम बोलोगे हाँ, ऑफ कोर्स। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज ऑस्टियोपोरोसिस विद अनदर कंडीशन कॉल्ड ऑस्टियोपेट्रोसिस। अगर कहीं सुनने मिलती है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, आप नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑस्टियोपेट्रोसिस अलग कंडीशन होती है, यह है ऑस्टियोपोरोसिस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ कंडीशन कॉल्ड एज गाउट। वी ऑल्सो कॉल इट गाउटी आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वी ऑल्सो कॉल इट गाउटी arthritis.
गाउटी मतलब वो गांव से आया है गाउटी, वो वाला गाउटी नहीं रे। द वर्ड GOUT, गाउट, लिटरली मीन्स accumulation of uric acid crystals। जब आपके टिश्यूज में या जॉइंट्स में, आपके जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल कहां बनते हैं? जैसे आपकी किडनी जो है वो यूरिया बनाती है ना आपके यूरिन में निकालने के लिए, यस और नो? उसके साथ साथ में अमोनिया भी बनता है और यूरिक एसिड भी बनता है। क्या बनता है? अमोनिया और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी बनते हैं। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर आपके जॉइंट्स में आ जाएंगे, इमेजिन करो छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल जैसे सब्सटेंस अगर आपके जॉइंट के बीच में आ गए, तो ऐसे जॉइंट को क्लोज करने पे फ्रिक्शन होएगा, किरकिर किरकिर होएगा, ऐसा दो बोन के बीच में होएगा कि नहीं होएगा? यस और नो? यू कैन इमेजिन दैट। एंड कैन यू इमेजिन हाउ पेनफुल दैट कंडीशन विल बिकम, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो दोनों बोन ऐसे घिस रही है सैंड पेपर के जैसी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस। तो उससे क्या होगा? आपके जॉइंट्स में सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी और मूवमेंट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी पेनफुल बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास फिर से ऊपर से देख लेते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस, वीकनिंग ऑफ मसल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डीजेनरेशन ऑफ मसल, टेटनी, स्पाज्म ड्यू टू लो कैल्शियम, आर्थराइटिस इज जनरली इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन कम होने की वजह से बोन्स की वीकनिंग और फ्रैक्चर, और गाउट यानी कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे हैं हमारे पास, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस, है ना, यू हैव लाइक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, पैजेट्स डिजीज, ऐसे हजारों डिजीजेस हैं बोन्स की। ठीक है, मतलब अगर आप पूरी पूरी किताब लिख सकते हो इसके ऊपर, बट एट योर लेवल, एट नीट लेवल एंड एनसीईआरटी लेवल, दीज आर द वंस दैट यू हैव टू फोकस ऑन। इनमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो आप, अगर आपके पास आपको कोई डाउट वाउट है तो आप पूछ लो, तो डिस्कस करेंगे। दो और इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं मसल से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देख लेना। एक है राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, ओके। द वर्ड राइगर मोर्टिस लिटरली मींस, मोर्टिस मतलब समझते हो मॉर्टल, मॉर्टल मतलब डेथ, ठीक है। एंड राइगर, राइगर मींस रिजिड, रिजिड समझते हो, कड़क हो जाना, बॉडी का मसल का कड़क हो जाना। राइगर मोर्टिस इज द स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। मतलब आई होप आप में से कभी किसी को देखने का अनफॉर्चुनेट मौका ना मिला हो या ना देखने मिले जल्दी कभी, बट आफ्टर डेथ व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन और ह्यूमन बीइंग, व्हाट हैपेंस, द बॉडी बिकम्स कंप्लीटली स्टिफ, कंप्लीटली रिजिड। व्हाई? बिकॉज एटीपी तो बन नहीं रहा, द पर्सन इज डेड, द टिश्यूज आर डेड, खत्म, एटीपी बन नहीं रहा है। और एटीपी नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि जो क्रॉस ब्रिजेस बन रहे थे आपके एक्टिन मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस, जो मैंने मसल एक्टिविटी में सिखाए थे, याद है? वो क्रॉस ब्रिजेस बन गए, लेकिन क्रॉस ब्रिज एक बार बनने के बाद अब वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो अब मसल अपनी जगह पे क्या हो गई? रिजिड हो गई। अब मसल अपनी जगह पे क्या हो गई? रिजिड हो गई, जिसकी वजह से राइगर मोर्टिस होता है। ये वर्ड याद रख लेना, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस, याद रहेगा। अगला है टोनस, अगला वर्ड है टोनस। व्हाट डू यू मीन बाय टोनस? हर मसल की अपनी एक टोन होती है। जैसे अगर तुम हाथ को ऐसे रखो तो ये ऐसे गिर जाता है क्या? कि इसको तुम स्टेबल रख पाओगे? रख पाते हो ना? क्यों? क्योंकि हर मसल की अपनी एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, अपनी एक टोन होती है। ये करके देखो, तुम अपना गाल ऐसे करते हो तो ये छोड़ते हो तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना? ये जो स्प्रिंग लाइक एक्शन है, मैं तो बड़ा क्यूट सा हूं, मैं तो जला ही जाता है, चब्बी चब्बी सा, है ना। बट अगर आप देखो बूढ़े लोगों का क्या होता है, ये सब ऐसे लटक जाता है ना, लूज हो जाता है ना, क्योंकि उनकी मसल लूज हो जाती है, लॉस ऑफ टोन हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में मसल की जो एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं टोन ऑफ द मसल और टोनस ऑफ द मसल। बाकी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ये सारी हमने बातें डिस्कस कर ली। यस बच्चों, so that finishes off your skeleton and locomotion topic.